हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। तो बच्चों, सामान्य कार्बनिक रसायन, इसमें हमें पढ़ना है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक, इनका नामकरण, इनमें समावयवता, इनका जनरल या कॉमन सिस्टम कह दो नामकरण का, आईयूपीएसी सिस्टम कह दो। उसके बाद में ना इनमें होने वाले सारे जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, यानी कि नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, कार्ब कैटायन, कार्ब फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, इन सब की जानकारी, और बेसिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनका मध्यवर्ती अभिक्रियाएं किस तरह से होती है, आक्रमणकारी कौन है ना, इन सब की जानकारी। तो इवन मैं कह दूं कि एक बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो ये चैप्टर आपको दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी। सारे बच्चों को गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन क्लास बीच में स्टॉप हुई, वही गणेश चतुर्थी की वजह से, गणपति उत्सव की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाते, है ना। तो अब अपनी क्लास वापस कंटिन्यू रहेगी, और इस पावन मौके पे आपके पास एक ऑफर भी है। 90% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, जितने दिन गणपति चलेगा। मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ इसलिए, तो 90% सारे कोर्सेज पे आपको ऑफ मिलेगा। आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और यूट्यूब से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। उससे पहले हम पढ़ने वाले वेज एंड डैश फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेज एंड डैश फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, वेज और डैश फॉर्मूला। अब वेज और डैश फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मूला है ना, रिप्रेजेंटेशन है कार्बनिक यौगिकों का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बनिक यौगिकों का 3D रिप्रेजेंटेशन है। क्या बच्चों? कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम में 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D निरूपण है, वेज एंड डैश फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज वेज, व्हाट इज डैश? तो बेटा देखो, वेज और डैश 2 प्रकार की रेखाएं हैं। अगर इस तरह से आपको कोई लाइन दिखती है ना, मैंने वाइट बनाई है, एक्चुअली ब्लैक रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो मोटी काली रेखा दिखती है ना, इस लाइन को पढ़ेंगे आप वेज, ठीक है। ये लाइन आपकी है वेज। और अगर ऐसी कोई लाइन दिखती है बच्चों, तो इसको बोलेंगे डैश। और जिस फॉर्मूले में आपको ये दोनों दिखती है वो वेज और डैश। अब होता क्या है कि आपने शुरू से पढ़ा है, डे 1 से पढ़ा है कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, या कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के 4 कोनों की ओर इंगित होती है। मतलब अगर मैं सेंटर में कार्बन मान लो, तो एक वैलेंसी ये है, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक आपकी तरफ हो गई, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर की तरफ जो उसको देख रहा है, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जैसे मान लो बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो एक जो वैलेंसी है, एक संयोजकता है, वो बोर्ड से बाहर आएगी तो आपको दिखेगी। तो वेज मतलब वो ग्रुप रखना है जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, समझे, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो सामने से देख रहा है उसको अपनी तरफ जो ग्रुप नजर आ रहा है उसको वेज पे रखो, और एक पीछे की तरफ जो ग्रुप जा रहा है ना, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो जो आपसे दूर जा रहा है उसको डैश पे रखो, जो आपकी तरफ आ रहा है उसको वेज पे रखो। तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, टोटल वैलेंसी तो 4 होती है ना। तो मैंने लिखा भाई ये कार्बन, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी और चौथी वैलेंसी, ठीक है। मान लो चारों अलग अलग है, तो मान लो यहाँ A है, B है, C है, D है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जर्वर की तरफ कौन सा ग्रुप है, तो आप कहोगे ये डैश वाला D। और ऑब्जर्वर से दूर, हमसे दूर कौन सा जा रहा है, तो C। मतलब आपका जो 3D स्ट्रक्चर है, एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक ग्रुप जो आपकी तरफ आ रहा है वो D है ना। इसको यूँ घुमा दो, ये आपकी तरफ घुमा दो, तो D आपकी तरफ हो जाएगा, और C जो है, जो मैंने ऐसे बनाया, ये पीछे की साइड चला जाएगा। तो इस तरह का जो फॉर्मूला है, इसे हम वेज एंड डैश फॉर्मूला बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, है ना। जब हम आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे या 3D में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यूज़ करेंगे।
तो ये हमें मिलेगा प्रकाशिक समवायता के अंदर। फिलहाल हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए वेज क्या है, डैश क्या है, तो हम कहेंगे हाँ आइडिया तो हमें है। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। मतलब भाई कार्बनिक यौगिक तो आपको कार्बन 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 की लंबी श्रृंखला है। कार्बन में हमने डे 1 पढ़ा था कि कार्बन और कार्बन मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो कार्बन कार्बन जब जुड़ते हैं, है ना, और लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक बनाते हैं, तो पहला कार्बन और आखिरी कार्बन क्या खुला है, मतलब पहले कार्बन का आखिरी कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लॉन्ग चेन कंपाउंड है, चाहे शॉर्ट चेन कंपाउंड है, लेकिन पहले का आखिरी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाए, तो बंद हो जाएगा तो क्लोज चेन कंपाउंड, खुला रहेगा तो ओपन चेन कंपाउंड, है ना। तो सबसे पहले हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड करने वाले हैं, देखो पहला है बच्चों खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा तो हम कहेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में भी लिखेंगे आप इनको कि विवृत श्रृंखला यानी ओपन चेन कंपाउंड, मतलब तो हम कहेंगे मतलब पहला और आखिरी कार्बन जो है वो खुला रहता है। अगर इसको दो में डिवाइड करें तो हम डिवाइड कर भी सकते हैं, है ना, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त ना सिंगल बॉन्ड वाले, असंतृप्त तो हम कहेंगे डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, डबल ट्रिपल में एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ते हैं कि भाई खुली श्रृंखला वाले यौगिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सेकेंड हमारे पास है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंधा हुआ है, तो कम से कम 3 कार्बन आएगा, कम से कम साइक्लोप्रोपेन बनेगा। 2 ही कार्बन को आपस में कैसे जोड़ोगे, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, अब आपस में कैसे जोड़ोगे, जुड़े हुए ना, तो एक और कार्बन लगा दूं तो वो पहला और तीसरा आपस में कनेक्टेड है, तो कम से कम 3 मेंबर से शुरू होगा। फिर अगर आपके चेन में सिर्फ कार्बन है तो आप इसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक, सभी परमाणु एक समान है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तो सब कार्बन होने चाहिए, तो होमोसाइक्लिक। और अगर अलग अलग है तो फिर आप इसको बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक में भी क्या ये इनसे ही मैच कर रहे हैं, खुली श्रृंखला वालों से, इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं, तो एलिसाइक्लिक। यहाँ से विशेष प्रकार की गंध रखते हैं, स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस से अलग ही खुशबू चलती है उनकी, तो वो एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में भी क्या बेंजीन रिंग है तो बेंजीनॉइड, और बेंजीन वाला नहीं है तो नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, तो इस तरह से वर्गीकृत करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। बात समझ में आ गई मेरी, है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत करो तो तुम कहोगे अच्छा कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो क्या पहला और आखिरी कार्बन खुला है कि पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा है। अगर पहला और आखिरी कार्बन का कोई रिलेशन नहीं है तो ओपन चेन कंपाउंड, पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंधा हुआ है तो क्लोज चेन कंपाउंड। खुले वाले में क्या सिंगल बॉन्डेड है कि डबल वाले और ट्रिपल वाले भी हैं, तो सिंगल वाले सैचुरेटेड संतृप्त, डबल और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड असंतृप्त। फिर बंद वाले हैं, है ना, तो हम कहेंगे कि चक्र में सभी परमाणु समान है कि अलग अलग है। अगर उसकी साइकिल में सारे एटम सेम है तो समचक्रीय, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। अगर चक्र में कार्बन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ना, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, तो विषम चक्रीय। फिर समचक्रीय में भी हम कहेंगे चलो मान लो सबके सब आपके साइक्लिक है, तो क्या बेंजीन रिंग है तो बेंजीनॉइड, यही है तो नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, इस तरह से आपको डिवाइड करना है ना। एरोमेटिक में बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, और समचक्रीय में तो हम कहेंगे क्या वो एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, मतलब अलग ही खुशबू रखता है कि इनसे मैच करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है। अब 1 बाय 1 अगर हम सबको स्टडी करें तो पहला देखो खुली श्रृंखला। तो बेटा खुली श्रृंखला यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पहला और आखिरी कार्बन कनेक्टेड नहीं है, इनको एलिफेटिक कहते हैं, है ना। एलिफेटोज, एनिमल फैटोज, शुरू में जो ये कंपाउंड डिस्कवर हुए थे वो एनिमल फैट में सबसे ज्यादा मिले थे, जंतु वसा से इनको प्राप्त किया गया था, इसलिए इनको एलिफेटिक कहते हैं। तो देखो इस वर्ग के कुछ यौगिकों को पहले एनिमल फैट, जंतु वसा से प्राप्त किया गया था। अब ये शाखित भी होते हैं और शाखित भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई खुली श्रृंखला मतलब पहला और आखिरी कार्बन फ्री होना चाहिए। तो देखो
मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई ओपन चेन कंपाउंड बताओ, तो कम से कम 3 कार्बन ले लो, क्योंकि 2 कार्बन तक तो बंद श्रृंखला हो ही नहीं सकती, तो मैं 3 से शुरू करती हूँ। तो देखो बच्चों 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मैंने आपको सिखा रखा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब टोटल 4 बंध बनाने। तो आप कह रहे हो देखो इसने 1 तो बना लिया तो हाइड्रोजन 3 कर दो, ये कह रहा है मैंने लेफ्ट राइट 2 बना लिया तो हाइड्रोजन 2 कर दो, और फिर ये कह रहा है नहीं मैंने तो एक ही बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन 3 कर दो। तो एलिफेटिक इसका नाम। तो बच्चा 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। एलिफेटिक यौगिक है, खुली श्रृंखला है ना, तो हम कहेंगे हाँ खुली श्रृंखला है। ठीक है, फिर प्रोपेन है तो प्रोपीन भी हो सकता था, तो हम कहेंगे हाँ प्रोपीन भी हो सकता था। अगर डबल बॉन्ड लगा दो तो इसी चीज को हम क्या पढ़ लेंगे, प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन। और क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, तो हम कहेंगे हाँ भाई ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, है ना, तो ये हो गया प्रोपाइन। क्लियर। तो सिंगल बॉन्ड वाले सारे, तो मैंने आपको सिखाया था सिंगल बॉन्ड वाले सारे संतृप्त होते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चे, असंतृप्त। ये संतृप्त और ये असंतृप्त, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एलिफेटिक, समझे ना मेरी बात, एलिफेटिक तो एलिफेटिक मतलब सीधी चेन भी हो सकती है, हमने कहा था कि सिंगल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। फिर आपने लिखा नहीं भाई ये तो शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। तो जैसे देखो अगर मैं 4 कार्बन सीधे लिखती हूँ बेटा, है ना, अगर मैंने 4 कार्बन सीधे लिखे और आपको लगे कि नहीं आपने हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं, हाइड्रोजन भी लगाओ, तो देखो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 3। तो अगर 4 कार्बन सीधे हैं तो नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन स्ट्रेट है तो नॉर्मल ब्यूटेन, और अगर 3 सीधे 1 नीचे है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन है, लेकिन ये सीधा है ना, और ये ब्रांच्ड है, 3 सीधे 1 नीचे, तो ये ऐसा बनता है ना, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं। क्लियर, शाखित है। ये क्या है, तो हम कहेंगे सारे कार्बन सीधे है ना, तो ब्रांच और अनब्रांच्ड का मतलब समझे, सारे सीधे हैं तो ये अशाखित है। यहाँ सीधा तो था लेकिन इसे शाखा निकल रही है, तो शाखा निकल रही है तो इसको शाखित बोलेंगे। ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। क्लियर है ना। तो एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक क्यों, तो हम कहेंगे सबसे पहले फैट में इस तरह के कंपाउंड्स मिले थे, एनिमल फैट में, तो मीथेन ईथेन तो हालांकि नहीं मिला था, तो थोड़े से क्या बोलते हैं ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड होते है ना, लेकिन मिले ये एनिमल फैट से थे। जैसे आप कह दो पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, है ना, फैटी एसिड्स बोल दो। तेल में, वसा में जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, खुली श्रृंखला वाले होते हैं, है ना, और सिंगल बॉन्डेड होते हैं, कभी कभी डबल बॉन्डेड होते हैं, इसलिए एलिफेटिक। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देने तो हम कहेंगे देखो मान लो मैं 5 कार्बन ले लूं बेटा, तो अगर मैं 5 कार्बन अगर सीधे लिखती हूं तो इसका एग्जाम्पल या इसका नाम क्या हुआ, तो हम कहेंगे नॉर्मल पेंटिंग। फिर अगर मैंने 4 कार्बन सीधे कर दिए, 1 कार्बन नीचे कर दिया, तो इसको तुम्हें पढ़ना है आइसोपेंटिंग। और अगर मैंने 3 कार्बन सीधे कर दिए, 2 कार्बन ऊपर नीचे कर दिए, तो इसको तुम्हें पढ़ना है नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है ना। एलिफेटिक का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है आपने सारे एल्केन लिखे, एल्कीन लिख दिए, एल्काइन लिख दिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मैंने मीथेन लिखा, ये एलिफेटिक है, और मीथेन की जगह मैंने मीथेनॉल लिख दिया, OH लगा दो ना, OH क्या होता है, एल्कोहल, 1 कार्बन वाला एल्कोहल क्या, तो मीथेनॉल, तो ये भी एलिफेटिक है। ठीक है, मान लो मैंने एसिड लिख दिया, एसिटिक एसिड, CH3COH को क्या पढ़ेंगे, एसिटिक एसिड, तो भाई ये भी एलिफेटिक ही है। यही बात समझ में। तो अब चाहे अल्कोहल लिखो, चाहे आप एसिड लिखो, मान लो आप हेलो एल्केन लिख दो, इसको हम पढ़ेंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है भाई, क्लोरोमीथेन, तो ये भी आपका क्या है, एलिफेटिक
एलिफेटिक कंपाउंड है ना। या मैंने लिख दिया जैसे ये CH3CONH2, ठीक है। CONH2 को अमाइड बोलते हैं, 2 कार्बन वाला अमाइड एसिटामाइड। तो हमें तो सिर्फ ये समझाना है कि खुली चेन है, पहला आखिरी कार्बन जुड़ा नहीं है, तो खुली चेन वाले एलिफेटिक होते हैं। अब चाहे सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एसिटामाइड है। क्लियर। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं इसमें ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, अल्कोहल है, एसिड है या अमाइड है, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे भी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और ये इनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। फिलहाल सिर्फ एलिफेटिक तो समझ में आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 में डिवाइड किया, एक जिसमें पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है। दूसरा जिसमें पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लोज चेन कंपाउंड है। खुली श्रृंखला मतलब पहला और आखिरी कार्बन फ्री है, तो क्या वो एल्केन है, क्या वो एल्कीन है, क्या वो एल्काइन है, क्या वो अल्कोहल है, क्या वो अमाइड है, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या वो सल्फोनिक एसिड है, क्या अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, अमाइन है ना, एसिड हैलाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, ईथर है, कुछ भी हो सकता है। उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, तो वो आपका एलिफेटिक कंपाउंड रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एलिफेटिक के बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, मतलब मुझे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढने हैं जिनमें पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा हो, फर्स्ट और लास्ट कार्बन बंधा हुआ हो। अभी तक तो आपने कहा था खाली है, तो बंद श्रृंखला वाले यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड, तो इसमें चक्र बन जाएगा तो साइक्लिक बोलेंगे। अब अगर चक्र में सारे एटम सेम हैं तो आप इनको कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं, है ना बेटा। अगर इनकी साइक्लिक चेन में, अगर इनके चक्र में सारे एटम सेम हैं तो आप इनको क्या बोलने वाले हैं, तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये है कार्बोसाइक्लिक, और डिफरेंट है तो होमोसाइक्लिक की जगह हेट्रोसाइक्लिक, समचक्रीय। फिलहाल चक्र में सभी परमाणु समान, वलय में सभी परमाणु एक जैसे होंगे तो समचक्रीय कहलाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे कौन सा एग्जाम्पल बैठता है। तो देखो चलो इसको 2 में डिवाइड करके भी पढ़ लेते हैं। समचक्रीय को हमने फिर से 2 में डिवाइड कर दिया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। पहले तो ये समझ में आ गया, पहला और आखिरी कार्बन जो है वो बंद हो, मतलब जुड़ा हुआ हो, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे पढ़ लो। अब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो इसमें एल्केन का साउंड आ रहा है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एल्केन से मैच करती है, तो एल्केन मतलब एलिफेटिक कंपाउंड। तो अगर इनके गुणों में एलिफेटिक यौगिकों के समान गुण हैं, रिजेंबल करते हैं, अगर ये एलिफेटिक यौगिकों से समानता दर्शाते हैं तो हम इनको एलिसाइक्लिक बोल देंगे। फिर मैंने कहा था साइकिल बनाने के लिए 3 तो चाहिए, 3 से ज़्यादा भी चाहिए। फिर इनकी रिंग में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर एरोमेटिक, तो उनमें तो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एलिसाइक्लिक, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, एलिसाइक्लिक मतलब कम से कम 3 कार्बन तो लूं और पहला और तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए ये। अब देखो ये कार्बन लेफ्ट राइट 2 बॉन्ड बना रहा है ना, तो हाइड्रोजन 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो और यहाँ पे भी 2 कर दो, तो ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है भाई, साइक्लोप्रोपेन। अब मान लो कि 4 कार्बन वाला ले लो, तो 4 वाला ले लो, ठीक है, 4 कार्बन और पहला आखिरी जोड़ दो, तो इसको पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। फिर अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। देखो 5 कार्बन है, बंद है ना, तो साइक्लोपेंटेन। फिर अगर आपके पास साइक्लोप्रोपेन और अंदर डबल बॉन्ड है तो आप इसको बोलने वाले हैं साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन, ओके भाई।
है ना। अगर 4 कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड लग गया तो ये साइक्लोब्यूटीन। तो अब ध्यान से देखो, चक्र में सारे के सारे कार्बन है तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अगर चक्र में सारे के सारे कार्बन है तो समचक्री, है ना। और उसमें भी इनकी प्रॉपर्टी, साइक्लोप्रोपेन के गुण प्रोपेन से मैच करेंगे, साइक्लोब्यूटेन तो ये एल्कीन से मैच करेगा, गुणों में समानता दर्शाएगा। इसमें एल्कीन के कैरेक्टर्स होंगे, कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते गुण होंगे, तो हम कहेंगे ओके भाई ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब आपको लग रहा है कि क्या खाली सारी हाइड्रोकार्बन ही बताया, तो ऐसा नहीं है कि सारे हाइड्रोकार्बन ही है ना, सारे हाइड्रोकार्बन है ऐसा नहीं है, हाइड्रोकार्बन के अलावा भी कुछ हो सकता था। जैसे देखो ये साइक्लोप्रोपेनॉल है, साइक्लोप्रोपेन है, या अल्कोहल लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉल। OH अल्कोहल होता है ना बेटा, तो फिलहाल याद रखो कि भी OH आता है तो हम ऑल लगा लेते हैं, साइक्लोप्रोपेनॉल तो एक तरह का अल्कोहल है, बस साइक्लिक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास ये कुछ है, ये साइक्लोब्यूटेन है, मैं यहाँ COH लगा लेती हूँ तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, और COH को मैं बोलूँगी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बेटा। COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे पढ़ेंगे हम इसको, फिलहाल नाम है तो नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोप्रोपेनॉल है, वो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये सब क्या है, तो ये एलिसाइक्लिक है। फिर 6 कार्बन और क्लोज चेन होती तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन पढ़ लेते, है ना। और 6 कार्बन चेन भी बंद होती और डबल बॉन्ड होता तो हम इसको साइक्लोहेक्सीन पढ़ लेते, बात तो ठीक है, साइक्लोहेक्सीन हो जाता। फिर अगर ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ नाइट्रो लगा देते तो हम इसको नाइट्रो पढ़ लेते कि भाई ये नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन है, तो है क्या कुल मिला के एलिसाइक्लिक। एली मतलब एलिफेटिक, इनके गुण एलिफेटिक यौगिकों से समानता दर्शाएंगे। एलिफेटिक तो हम कहेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, संतृप्त हो सकते हैं असंतृप्त हो सकते हैं, जनरली सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। लेकिन एलिफेटिक में श्रृंखला खुली थी, इनमें श्रृंखला बंद है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। एलिफेटिक हुआ उसका एक एलिफेटिक हुआ ओपन चेन में, और एलिसाइक्लिक हो गया क्लोज चेन में। अब इन सब में देखो चेन में सारे एटम कार्बन है ना। आप कोई भी चेन उठा के देख लो, जब आपने कह दिया साइक्लोहेक्सेन तो सारे परमाणु कार्बन है, चक्र में समान परमाणु है तो समचक्री, ठीक है। उसमें हमने कहा ठीक है भाई एलिसाइक्लिक। अब आपको नहीं एरोमेटिक, तो एरोमा का तो मतलब ही स्पेसिफिक, विशिष्ट गंध, है ना। एरोमा क्या होता है, तो देखो एरोमा मतलब इनकी स्मेल अलग ही होती है, सुगंधित होते हैं, है ना, उन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं। अब एरोमेटिक हम हर एक को बोल देंगे कि जिसकी भी स्पेसिफिक स्मेल होगी तो हम कहेंगे हाँ वैसे तो बोलना चाहिए, बट एरोमेटिक होने की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, तो पहला तो आपका जो कंपाउंड है वो चक्रीय होना चाहिए, समचक्रीय नहीं कह रही हूँ, चक्रीय होना चाहिए, पहली शर्त है। साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी, अगर कोई एरोमेटिक यौगिक है तो बेटा वो समतलीय होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसकी ज्यामिति जो है वो सिमेट्रिक, प्लेनर होनी चाहिए, सिमेट्रिक नहीं, समतलीय ज्यामिति होनी चाहिए, है ना। या sp2 संकरित कार्बन हो सारे के सारे तब भी चल जाता है, ठीक है। या फिर तो हम कहेंगे उसमें अनुनाद होना चाहिए, पूरी रिंग में पाई बॉन्ड का घूमना। अनुनाद तो आपने थोड़ा बहुत तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फिलहाल एक पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है भाई, अनुनाद होना चाहिए। अनुनाद मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, यानी उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण होना चाहिए। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर मैं उसको एरोमेटिक कह सकती हूँ, मतलब ये शर्त है। और लास्ट एंड फाइनल, हक्कल के नियम का पालन करता हो, ठीक है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, शर्त बताओ, तो पहली शर्त तो चक्रीय होना चाहिए, खुली श्रृंखला वाला कोई भी यौगिक एरोमेटिक में नहीं आएगा, साइक्लिक होना चाहिए, समतलीय ज्यामिति होनी चाहिए, अगर उसका एक भी कार्बन sp3 संकरित
है ना। sp3 चला लेंगे, लेकिन कार्ब एनायन हो, लोन पेयर हो, समतलीय हो, तब तो फिर भी चला लेंगे। तो या तो समतलीय होना चाहिए, फिर अनुनाद जरूरी है, पाई बॉन्ड उसके घूमते होने चाहिए, मतलब एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और हक्कल रूल का फॉलो करे, हक्कल के नियम का पालन करे तो एरोमेटिक बोलेंगे। अब ये अभी डिटेल में नहीं है, जब आएगा तब डिस्कस करूंगी भी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, फिलहाल ये कंडीशंस है। क्लियर है। अब हम कहेंगे चलो एरोमेटिक है। अब अगर एरोमेटिक कंपाउंड में बच्चों बेंजीन रिंग है तो बेंजीनॉइड। अब देखो बेंजीन रिंग मतलब ये 6 कार्बन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसी को हम बेंजीन बोलते हैं। तो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड का उदाहरण है बेंजीन। ठीक है, अब आप ऐसे लिखो, या अभी डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं तो डबल बॉन्ड अनुनाद की वजह से आगे शिफ्ट होते तो घूमते रहते तो रिंग बना दो। तो इन दोनों में से किसी को भी लिखो, ये बेंजीन है। अगर मैं 2 बेंजीन को इस तरह से फ्यूज कर दूं कि मेरे पास जो कंपाउंड है उसमें 2 बेंजीन जुड़ी हुई है, तो बच्चे इसको हम नैफ्थलीन पढ़ते हैं। पहला बेंजीन, दूसरे को क्या पढ़ेंगे, नैफ्थलीन, ये नैफ्थलीन है। और अगर मैं 3 बेंजीन को जोड़ दूं, क्या बेटा, अगर मैं 3 बेंजीन को जोड़ दूं तो मैं इसको पढ़ने वाली हूं एंथ्रेसीन। तो एक रिंग है बेंजीन, 2 रिंग है नैफ्थलीन, 3 रिंग है एंथ्रेसीन। ठीक है, अगर बेंजीन पे किसी ने OH लिख के दे दिया तो फिर इसको पढ़ेंगे बेटा फिनॉल, है ना। जो घर में अपन फिनाइल काम में लेते हैं ना, उसकी स्पेसिफिक स्मेल है। तो बेंजीन की अलग स्मेल है, फिनॉल की अलग स्मेल है। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे NO2, नाइट्रोबेंजीन, इसकी भी अलग से ही स्मेल है ना। लाइट येलो कलर का दिख जाएगा आपको लैब में, नाइट्रोबेंजीन। इसको मिर्बेन का तेल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ मिर्बेन, मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन। तो फिनॉल की अलग गंध है, नाइट्रोबेंजीन की अलग है ना। नैफ्थलीन, नेफ्था बॉल्स जो आती है जिसको कपूर की गोलियां बोलते हो, उसकी अलग स्मेल है। एंथ्रासीन की अलग है। ठीक है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड में एक खास बात होती है कि इनमें ना कार्बन बहुत ज़्यादा है, रिंग 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 बना लेते हो, और डबल डबल बॉन्ड बनाते हो तो हाइड्रोजन कम होते। तो बच्चे इन कंपाउंड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा होता है, प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इन कंपाउंड में कार्बन हाई परसेंटेज में होता है, इसलिए ये काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, बर्न्स विद सूटी फ्लेम, काले धुएं के साथ जलते हैं, बर्न्स विद सूटी फ्लेम, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई यहाँ तक की सारी बातें। ये इस तरह के रिंग वाले कंपाउंड है। तो अब रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है। तो देखो इन सब में बेंजीन रिंग है। ठीक है, फिनॉल हो, नाइट्रोबेंजीन हो, मान लो बेंजीन पे NH2 लगा दिया तो इसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बेटा, बेंजीन पे NH2 लगा दिया तो क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो बेंजीन वाला है तो इसमें भी है। तो जिसमें बेंजीन रिंग है वो बेंजीनॉइड, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है वो नॉन बेंजीनॉइड। मतलब मेरे पास एक ऐसा भी कंपाउंड है ये, ठीक है। तो यह कार्बन देखो 7 है एक्चुअली, है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड है और बाकी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। अब इसमें डबल बॉन्ड घूम भी जाता है और इसमें समतलीय भी है, सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। ठीक है, ये क्या है, ट्रोपोलोन। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। ध्यान से देखो, बेंजीन में तो 6 कार्बन होते थे ना बेटा, है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6, और डबल बॉन्ड होता था ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड तो है लेकिन कार्बन 6 नहीं है, 7 है। तो 7 वाले को क्या पढ़ेंगे, ट्रोपोलोन। तो ये है नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन वलय नहीं है, है ना, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। तो ठीक है, तो
तो हमने पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के, है ना, फटाफट एक बार रिवाइज करा लेती हूँ, देखो कितना बचा है। तो पहले दो तरह के कंपाउंड, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में मैंने कहा था पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। अब अगर क्लोज चेन है तो तुम कहोगे एलिसाइक्लिक, अगर उसके गुण ही एलिफेटिक से मिक्स होते हैं, और दूसरा तो तुम कहोगे एलिसाइक्लिक, या फिर क्या पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था क्लोज चेन। क्लोज चेन में तुम कहोगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कर दो। अब एलिसाइक्लिक साइकिल में सारे एटम सेम है तो समचक्रीय, नहीं सेम है तो विषम चक्रीय। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग है या फिर बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय, तो तुम कहोगे इस बार साइकिल तो है लेकिन साइकिल में कार्बन के अलावा भी कुछ है। अब इनमें से कुछ एरोमेटिक हो सकते हैं, कुछ नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा, ये ऑक्सीजन और बाकी है ना मेरे पास ये रिंग है ऐसे, तो इसका नाम है ऑक्सीरेन, है ना, ऑक्सीरेन, या तुम इसको ऐसे शॉर्ट में पढ़ लो ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन, इपॉक्साइड भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, ये हेट्रोसाइक्लिक है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, समचक्रीय नहीं है, विषम चक्रीय है, पर इसमें कोई बेंजीन वलय नहीं है। तो बेंजीन वलय नहीं है मतलब ये एरोमेटिक भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, चलो नॉन एरोमेटिक है। क्लासिफाई अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है ना, ऐसे कंफ्यूज मत होना, मतलब खुला और बंद। खुले वाले को उन्होंने डिवाइड किया ही नहीं, संतृप्त असंतृप्त, ठीक है, खुली श्रृंखला है। बंद में किसी ने सीधा है ना एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कर दिया है। एलिसाइक्लिक में भी उन्होंने बताया समचक्रीय विषम चक्रीय, और एरोमेटिक में भी उन्होंने बताया समचक्रीय विषम चक्रीय। फिर समचक्रीय में उन्होंने बोला बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड, और जो मैंने आपको लिख के दिया है वो भी सही है, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया, लेकिन घूम फिर के वहीं पहुंचोगे, पढ़ना तो ये सभी आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो कि इसकी रिंग में कार्बन के अलावा भी कुछ एटम है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, और ये एक्स्ट्रा एटम को हेट्रो एटम बोलते हैं, विषम परमाणु। विषम परमाणु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर हो सकते हैं। अब इनमें से एरोमेटिक हो भी सकते हैं, तो फिलहाल हमने कहा भाई ये तो एरोमेटिक नहीं है, और कुछ जो आपको एरोमेटिक नजर आता है तो हम कहेंगे कि देखो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो, बेंजीन रिंग है लेकिन यहाँ नाइट्रोजन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे पिरिडीन, और ये एरोमेटिक है। क्यों है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे हुआ, क्या शर्त है, वो सब बाद में, लेकिन फिलहाल तो बेंजीन रिंग है तो ये पिरिडीन हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक भी है। फिर अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है बेटा, ये डबल बॉन्ड भी है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई कंपाउंड फंसा, ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये NH, इसको बोलते हैं पायरॉल या पिरॉल, ठीक है, ये फ्यूरेन। और सेम फ्यूरेन लिख दो और आप ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो, तो इसको बोलते हैं थायोफीन। तो ये सब के सब क्या है, तो बेटा ये सारे एरोमेटिक है। क्यों, तो वही ये उन सब शर्तों का पालन करते हैं, ये समतलीय है और हकल नियम का पालन करते हैं, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, ये अनुनाद दर्शा रहे हैं, बेंजीन वलय का विस्थानीकरण दर्शा रहे हैं, है ना, और जितनी भी कंडीशन थी इनकी स्पेसिफिक स्मेल है, काले धुएं के साथ जलते हैं, सारे कैरेक्टर शो करते हैं। अब कैसे वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो बेटा क्रियात्मक समूह एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसके कैरेक्टर ही चेंज कर देता है, एक नए तरह के कैरेक्टर, नए प्रकार के रासायनिक गुण जो है, विशेष प्रकार के रासायनिक गुण को दर्शाता है। जैसे मान लो मीथेन है और किसी ने कहा कि नहीं मीथेन में OH जोड़ दो, तो ये OH होते ही मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, वाइन बन गई एक तरीके से, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना। जैसे मान लो मीथेन है और COH लगा दिया तो वो गैस नहीं रही, COH होती है उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, यही बात समझ में है ना। या फिर अगर SO3H लगा दूं तो भाई वो सल्फोनिक एसिड बन गया। तो ग्रुप ऑफ एटम परमाणुओं का समूह है कि नहीं, जो किसी के साथ जुड़े, अगर किसी यौगिक में इनमें से कुछ भी हो जाए, CN है तो साइनाइड सबसे ज्यादा खतरनाक कंपाउंड है, तो भाई ये साइनाइड है। अगर कहीं NH2 लिखा हो तो वो अमाइन है ना। अगर SH लिखा हो
तो OH अल्कोहल होता है, तो एसएच थायो अल्कोहल होता है। ठीक है, अगर COOR लिखा है तो ये एस्टर है।